बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर फर्स्ट लेक्चर टुडे। आजकल जैसा कि कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के मुताबिक जो हुकूमत के लॉकडाउन, जिसकी वजह से हम लोग क्लास में लाइव नहीं आ सकते, तो एक कॉलेज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिसके मुताबिक हम ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज कर रहे हैं। आप ऑलरेडी एक दो क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी पहली क्लास, फर्स्ट क्लास। तो मैं आप सबको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ और आपको कमिंग फ्यूचर आपकी क्लासेस, आपकी स्टडी के लिए बेस्ट विशेस कि आप लोगों की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हमारी चलेगी। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज किसी में ये ऑनलाइन क्लासेस देख रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं वो अरेंज अभी नहीं कर रहे कॉलेज। तो बेस्ट विशेस कि आप लोग इसका अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, ना कि आप सिर्फ जो है वो ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज लेक्चर। सबसे पहले आज का कोर्स टाइटल, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो कौन है। मेरा नाम नवीद अहमद। आई एम अ PhD स्कॉलर फ्रॉम BZU मुल्तान, बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, एंड इन नियर फ्यूचर आई विल बी कंप्लीट माय PhD। हम जो कोर्स इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल एंड एनिमल बिहेवियर। फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल बिहेवियर। तो आज का लेक्चर हमारा 3 सेशन पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला सेशन वो कंप्लीट होगा जस्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर और बेसिक चीज़ों के ऊपर। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस कोर्स से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, ताकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने मज़ीद टॉपिक्स की तरफ। सेकंड और थर्ड में हम अपने टॉपिक्स को जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहले कोर्स कंटेंट, यानी इस कोर्स के अंदर फिजियोलॉजी और एनिमल बिहेवियर में हमने किन मेन टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करना है। ऑलरेडी आपके पास ये सारा कोर्स कंटेंट मौजूद है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक हाईलाइट हम इसको करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि फिजियोलॉजी बेसिस ऑफ न्यूरल फंक्शंस, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसकी टोटल फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम कि किस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है, किस तरीके से हमारे मैसेजेस जो है वो सेंड होते हैं। इसी तरह साइनेप्सिस, ट्रांसमिशन, इसी तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये मेन टॉपिक्स हैं जिसको हमने करना है कंप्लीट। फिर इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाता है। केमिकल मैसेंजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, हमने उनको बारी बारी डिस्कस करना है। अच्छा, साथ ही है एक फोटो रिसेप्शन। हमारे टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फोटो रिसेप्शन, कि आंख से रिलेटेड जो है वो लाइट को डिटेक्शन और उसके मैसेजेस किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। सेम इसी तरह द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, के इंसान जो है वो एनिमल्स जो है उनका बिहेवियर, देयर इन्वायरमेंट वो किस अंदाज में। कोर्स कंटेंट में तीन चीजें हैं, तीन नेम हैं। नंबर वन, तीन डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। फिजियोलॉजी, कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल बिहेवियर। सबसे पहले तो इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज एनिमल बिहेवियर, क्योंकि इसी को लेकर फिर आगे हमने डिस्कस करना है। ऑलरेडी आप लोग ये सब कुछ जानते हैं कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका एक सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक को दोबारा। फिजियोलॉजी क्या है, व्हाट इज फिजियोलॉजी? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल किडनी, बॉडी पार्ट, हाउ दे वर्क, काम कैसे करते हैं, इसका फंक्शन जो है वो कंप्लीट कैसे होता है। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है, हमने उस चीज को डिस्कस करना है। दैट इज फिजियोलॉजी।
किडनी की फिजियोलॉजी मीन किडनी का क्या फंक्शन है। पहली बात तो फंक्शन क्या है कि वो हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है किडनी, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करवा रही है, मेटाबॉलिक वेस्ट को। हाउ दे वर्क वो फिजियोलॉजी में आ जाता है हमारे। अगर इस में देखें अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसमें क्या है कि ब्रेन ब्रेन काम कैसे कर रहा है। ब्रेन का काम है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना। तो ब्रेन की फिजियोलॉजी क्या होगी कि ब्रेन काम कैसे कर रहा है, हाउ ब्रेन वर्क। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अगेन रिवाइज रिपीट करता हूँ, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो बॉडी पार्ट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। सेकंड, कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? Coordination means the ability to use different parts of the body together smoothly and efficiently. Simple definition कि कोऑर्डिनेशन क्या है कि हम हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एफएससी तक, पीएस में, कि हमारी बॉडी जो है वो छोटे यूनिट से लेकर बड़े यूनिट में कन्वर्ट होती है और एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम भी एक कंप्लीट चीज नहीं है जब तक कि उसके साथ कोई दूसरा ऑर्गन सिस्टम उसके साथ काम नहीं करता। सब मिलकर जब कलेक्टिव वर्क करते हैं तो कलेक्टिव वर्क करने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर स्टेटस सामने आता है। जिस तरीके से ब्रेन इन तमाम ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल। और कंट्रोल करने के बाद देखिए हम चलना शुरू करते हैं, चलने का काम सिर्फ मसल्स ने करना है, वर्किंग सिर्फ मसल्स ने करनी है। लेकिन उस वक्त हमारे हार्ट बीट का इंक्रीज करना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा स्लो होना, ये सब इंडिकेशन है। स्वेटिंग आ जाना फौरन इस चीज की इंडिकेशन करता है कि हमारी बॉडी बाकी सिस्टम्स भी साथ साथ इसके वर्किंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ताकि मसल्स के ऊपर इफेक्ट ना आए, उसको ऑक्सीजन मिले, उसको एनर्जी मिले और बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि बॉडी के अंदर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे हैं टुगेदर, इकट्ठे, स्मूथली एंड एफिशिएंटली। हम उसको एक अच्छे अंदाज में बॉडी जो है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करती है जहाँ पे जिस ऑर्गन का सिस्टम है। फॉर डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बॉडी। ये बॉडी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट, देखिए देयर आर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, उनको यूज करती है और एक्टिविटी सो एज टू एनेबल देम टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। कि वो तमाम चीजें इकट्ठे काम करेंगी अपनी एफिशिएंसी को शो करने के लिए, बॉडी का स्टेटस शो करने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़ाहिर करने के लिए। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हम इस पूरे सेमेस्टर के अंदर जो चीज़ें हैं, नर्वस सिस्टम, आँख हमारी, जो है फोटो सिस्टम, जो लाइट को डिटेक्ट करने वाले जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको, हार्मोन्स को, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इन तमाम को डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन आज की। थर्ड, एनिमल बिहेवियर, इसी कोर्स से रिलेटेड। देखें जब ये सारी कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होती है, फंक्शन कंप्लीट होते हैं, बॉडी फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, तो एनिमल बिहेवियर के लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जानदार का, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर और एनवायरनमेंट के ऊपर उनका क्या इफेक्ट है, उनका क्या रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एनिमल बिहेवियर। It total depend on physiology of different organs, coordination of different organs, and we show our behavior. All the ways of animal to interact with other organism and the physical environment. हमारे इर्द गिर्द की environment, उसके साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का क्या इंटरेक्शन है, और साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उस पर क्या इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। सिंपली फॉर एग्जांपल वी कैन से अग्रेसिव बिहेवियर, कि वो अग्रेसिवनेस शो कर रहा है। पोलाइट बिहेवियर, कि एनिमल जो है वो उसके ऊपर पोलाइट बिहेवियर शो कर रहा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर कोऑर्डिनेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिकल एंड नर्वस वो किस अंदाज में कंप्लीट हो रही है, और आगे फिर उसका इफेक्ट जो है वो फैक्टर्स शो करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारा या एनिमल का
बिहेवियर बन के सामने आता है। ऑल द वेज, अगेन रिपीट करता हूँ, ऑल द वेज एनिमल इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। सेम इसी तरह इसकी दूसरी, वे ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट के साथ किसी भी जानदार का रिस्पॉन्स किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो करता है, दिस इज कॉल्ड एनिमल बिहेवियर। तीन बेसिक डेफिनेशंस। अब प्रॉपर देखना है हमने आज कोऑर्डिनेशन कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट, एनिमल बिहेवियर भी हम डिस्कस करेंगे अपने आखिरी कुछ लेक्चर्स के अंदर, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन से कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हम देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली दो तरह से है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बेसिक चीजों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन को। तो फिलहाल नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन, नंबर वन, स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर जो सबसे फर्स्ट चीज है वो है स्टिमुलाई। डिफाइन स्टिमुलाई, the changes in the environment to which living organisms respond are called stimuli। अगर आसान वर्ड्स में कहूँ तो स्टिमुलाई क्या है कि जानदारों का अपने इर्द गिर्द होने वाले चेंज के ऊपर रिस्पॉन्स करना, बाहर जो भी चेंज है, इंक्रीज हो कोई चीज डिक्रीज करे, इंक्रीज होना या डिक्रीज करना, दिस इज कॉल्ड चेंज। ना सिर्फ ये नहीं कि ज्यादा होना या सिर्फ ये नहीं कि कम होना, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल हीट, बाहर हीट का इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, इट इज स्टिमुलाई। इट इज द स्टिमुलाई फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए इट इज अ स्टिमुलाई, हीट का इंक्रीज और डिक्रीज। सेम इसी तरह कोल्ड, सर्दी का बढ़ना कम होना, मतलब दोनों को अगर कलेक्टिवली देखें तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज करना, इट इज अ स्टिमुलाई फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और all animals and plants also, but यहाँ हमने डिस्कस करना है एनिमल सेपरेट। साउंड, साउंड इज आल्सो अ स्टिमुलाई। साउंड का इंक्रीज और डिक्रीज, स्मेल, टेस्ट, touch, pressure, gravity, and water vapors in our surrounding, in our environment, they all are stimuli for our body parts, for our for body of living organism। और इन सब के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फिर रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। स्टिमुलाई किस किस्म की है, कितनी इंटेंसिटी की है, ज्यादा है, कम है, उसके मुताबिक फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं। तो स्टिमुलाई वही जिसपे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर स्टार्ट होता ही स्टिमुलाई से है कि अगर स्टिमुलाई मिलती है देन उसके ऊपर बॉडी जो है वो कोई इफेक्ट शो करती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अपने साथ कंबाइन करती है, कोऑर्डिनेशन से वर्क करती है, और जिससे फिर आगे जो है रिस्पॉन्स या हमारा एनिमल बिहेवियर जो है वो शो होता है। अगर स्टिमुलाई पर डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर। सर्दी है तो हमने सर्दी से बचने के सारे अपना बिहेवियर शो करना है। गर्मियाँ है तो गर्मी के लिहाज से स्मेल अच्छी है, बुरी है, उससे मुताबिक हम अपना रिस्पॉन्स और एनिमल बिहेवियर सामने आता है। इट मीन्स stimuli is basic for the animal behavior, for the coordination, for nervous and chemical coordination। तो आगे डेफिनेशन हो चुकी कोऑर्डिनेशन की भी। उस प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलाई के ऊपर इफेक्ट शो करने के लिए फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी शुड वर्क टुगेदर। अब कोऑर्डिनेशन से ही उसके ऊपर रिस्पॉन्स हो सकता है। अब अब ये नहीं कि एक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है तो उस पर सिर्फ एक ही ऑर्गन वर्क करे, काम एक करता है, उसको डिटेक्ट एक कर रहा है, हमारी आंख, आई, लेकिन उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स करने के लिए, बॉडी का एनिमल बिहेवियर शो करने के लिए सिर्फ आई काफी नहीं, उसको दूसरे ऑर्गन्स की भी जरूरत है अपना इफेक्ट शो करने के लिए। Defined again, for a proper response to a stimulus, many organs in our body should work together. The working together of various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination।
proper response, produce a proper response to a stimulus is called coordination. और कैसे होगा? when different body organs they work together. कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट ऑर्गन्स उस स्टिमुलस पर रिस्पांस शो करने के लिए, अपना बिहेवियर शो करने के लिए जो वर्क करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. In animal, control and coordination is done by the nervous system and endocrine system. अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, तो इन एनिमल्स दोनों चीजें मौजूद हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है. जबकि जब प्लांट की हम बात करते हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दे लैक द नर्वस कोऑर्डिनेशन. बट हमारे इसके अंदर, सिलेबस के अंदर, वी हैव टू स्टडी द एनिमल कंट्रोल of coordination, and it is done by both nervous system and endocrine system. दोनों के जरिए जो है वो कंप्लीट होता है. कोऑर्डिनेशन के बाद स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाली चीज, इट इज रिसेप्टर. व्हाट इज रिसेप्टर? in our body there are different cells, there are different tissues, there are different organs which are able to detect the stimulus. हर किस्म की स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, एक स्पेसिफिक टिश्यू है जो कि उस चेंज को महसूस करता है, डिटेक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर. दीज आर कॉल्ड receptors. Receptors are the sense organs which receive the stimuli and pass the message to the brain. Normally coordination में हमारे ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं. हम इस सिलेबस के अंदर जब डिस्कस करेंगे तो फोटो रिसेप्टर्स की बात करेंगे. फोटो रिसेप्टर्स, लाइट डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स, दे डिटेक्ट द लाइट और फिर उसको मैसेज को ब्रेन की तरफ भेजेंगे. अब हम इसमें देखेंगे फिजियोलॉजी फोटो रिसेप्टर की, किस अंदाज में लाइट इंटेंसिटी ज्यादा कम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, वाइट लाइट, डिफरेंट कलर्स, उनको किस अंदाज में उस ऑर्गन के, हम ह्यूमन आई, एनिमल आई, उसकी जो सेल्स हैं वो कैसे डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद फिर दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन. Are the sense organs which receive the stimuli from the environment, from other organisms, and pass the message to the brain and the spinal cord. It is nervous system, the sensory nerves. For example, photoreceptor. Photoreceptor light को detect कर रहे हैं, thermoreceptor temperature को, and many examples of receptors. Coordination में receptor is very important because change detect होगी तो आगे nervous system की तरफ जाएगी और उस पे फिर आगे जो है वो वर्किंग स्टार्ट होगी, वो वर्क करेगा हमारा ब्रेन और फिर कोऑर्डिनेट करवाएगा दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स को. रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहा है. एंड सेकंड वन इज इफेक्टर्स. इफेक्टर्स रिस्पांस शो करते हैं, बिहेवियर को कंप्लीट करते हैं. Effectors are the muscles, effectors are the glands which respond to the information from the brain and the spinal cord through the motor nerves. नर्व्स की से आने वाले, ब्रेन की तरफ से आने वाले जो मैसेजेस हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्स शो करता है. अब इफेक्टर का कोऑर्डिनेशन में अपने बिहेवियर में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे रिसेप्टर स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और उसको एक प्रॉपर मैसेज की शक्ल में ब्रेन की तरफ भेजता है, सेम उसी तरह इफेक्टर्स इट डिटेक्ट द मैसेज फ्रॉम ब्रेन, उसको रिसीव करता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, उसको रिस्पॉन्स शो करता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो कंप्लीट करने में इफेक्टर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है. इफेक्टर्स ही उसको कंप्लीट करवाता है, रिस्पॉन्स को शो करता है. इफेक्टर्स के बगैर बॉडी रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकती. अब इसमें इफेक्टर्स के साथ दो चीजें हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स. रिसेप्टर्स जिन पाथवेज के जरिए मैसेज सेंड कर रहा है, इट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स. और इफेक्टर्स की तरफ जिन नर्व्स की मदद से मैसेज जा रहा है वो है मोटर नर्व्स. व्हाट इज नर्व? हम आगे भी डिस्कस करेंगे. नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है इट इज कॉल्ड न्यूरॉन. बहुत सारे न्यूरॉन कलेक्टिवली जब वर्क करती हैं वो नर्व्स कहलाती हैं और इनका काम है मैसेजेस की कंडक्शन फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इट मींस कि नर्व्स आर द पाथवे
are the connection between different organ system and different organs. इनकी मदद से messages जो है वो जो receptor से brain से effector इन सब की तरफ मूव करते हैं. Sensory nerve, simple definition, it carry information from receptor, and motor nerve, it carry information from the brain to the muscles. अब एनिमल कोऑर्डिनेशन जैसे पहले बात की कि एनिमल कोऑर्डिनेशन में दो चीजें हैं. नर्वस कोऑर्डिनेशन, हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं, एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, और मैसेजेस जो है वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में जो है वो बॉडी में सेंड होते हैं, और इसी तरह वो वर्क करते हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम इट डिपेंड्स ऑन केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल्स की मदद से मैसेजेस जो है वो ब्रेन की तरफ से. बारी बारी हम दोनों को डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम को भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम में देखेंगे कि कैसे मैसेज एक बॉडी पार्ट से एक जो है वो रिसेप्टर से ब्रेन या ब्रेन से इफेक्टर की तरफ मूव कर रहा है, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से मैसेज जो है वो कंडक्ट होता है. सेम इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम की कौन कौन से केमिकल्स किन डिफरेंट रिस्पॉन्स को शो करने के लिए, हमारे बिहेवियर को शो करने के लिए हमारी बॉडी में वर्क करते हैं. इस तरह आ जाता है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. अब है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, parts of the nervous system. The human nervous system consists of two main parts. Number one, central nervous system, and number two, peripheral nervous system. आप सबको पता है कि एक मेन सेंटर है और एक नेटवर्क है. मेन सेंटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स हैं, दो मेजर हिस्से हैं. नंबर वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पार्ट जो कि सेंटर है, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन पहुंच कर डिस्कस होने के बाद उस पर वर्किंग के लिए जो है वो बाकी पार्ट्स की तरफ उसको सेंड किया जाता है. एक्चुअली इट इज द कंट्रोल सेंटर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज द कंट्रोल सेंटर that control our complete body, that control the coordination and also our behavior, जो कि environmental factor के बाद हमारे इस यहीं पर जो है ब्रेन ही उसको रिस्पॉन्स को शो करवा रहा है, हमारे बिहेवियर को शो करवा रहा है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नंबर टू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है कि नेटवर्क है डिफरेंट ब्रेन्स का, सॉरी डिफरेंट नर्व्स का, जो ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड है, चाहे मैसेज को ला रही है या लेके जा रही है. अच्छा, जैसे इसमें है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो पार्ट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो तरह की नर्व्स हैं. क्रेनियल नर्व जो कि डायरेक्ट ब्रेन से अराइज हो रही है, और स्पाइनल नर्व जो कि डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, और ये नेटवर्क पूरी बॉडी में फैला हुआ स्प्रेड है. तो इसका काम क्या है? सिंपली डिफरेंट ऑर्गन से मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कनेक्ट करना. स्टिमुलस को जो रिसेप्टर रिसीव कर रहे हैं, अगर वो मैसेज बनकर वो डिफरेंट तरीकों से मैसेज बनने के बाद अगर ब्रेन तक नहीं आता, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स किस तरह शो होगा. तो इट मींस क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोऑर्डिनेशन एंड आवर बिहेवियर. एक सिंपल डायग्राम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दीज आर द नर्व्स जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं. जो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही हैं, और दूसरी जो है वो क्रेनियल नर्व्स वो ब्रेन से राइज हो रही हैं, आईज की तरफ जा रही हैं, नोज की तरफ जा रही हैं, टेस्ट की तरफ जा रही हैं. मीन जो डायरेक्ट राइज होकर अपर पार्ट्स और बाकी लोअर लिम्स मसल्स की तरफ, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड. जो मसल्स के साथ स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच हैं, वो मोस्टली दे आर स्पाइनल नर्व्स. सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डायग्राम के अंदर क्रेनियल नर्व्स, और इसी तरह क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से राइज हो रही हैं, और इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व नर्व्स गो फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड. कौन सी है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है. और कुछ ऑटोनोमिक जो कि जिसमें थिंकिंग के बगैर, वो भी सारी इसी के अंदर आ जाती है. अब आगे बात नर्वस सिस्टम की यूनिट. व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? ये सारी बातें करने के बाद, चाहे नर्व्स हैं चाहे ब्रेन है, ऑल
हैव द यूनिट जो कि प्रॉपरली कंट्रोल कर रहा है पूरे कोऑर्डिनेशन को, पूरे नर्वस सिस्टम को। उसके अंदर जो मेजर यूनिट है, इट इज न्यूरॉन, इट इज अ नर्व सेल। इसी की फिजियोलॉजी को हमने आज भी डिस्कस करना है कि नर्व सेल में, न्यूरॉन में किस तरह जो है वो वर्क करता है। तो नर्व सेल, आप लोग जानते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट हम किसको कहते हैं? यूनिट हम कहते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, सबसे छोटा हिस्सा। एक घर के अंदर ईंट, इट इज अ यूनिट। ब्रिक, इट इज अ यूनिट। और कंप्लीट होने के बाद इट इज अ कंप्लीट हाउस। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर there are different units, they work together and they form an organ system. तो नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक प्रॉपर वर्क करने का एक सेल है, लेकिन ये इतना स्मॉल है कि ये इसका एक का जो है वो सामने नहीं आता, तो इन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। दीज यूनिट्स दे वर्क टुगेदर, दे वर्क प्रॉपरली टुगेदर एंड द फंक्शन ऑफ अ ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटेड, और वो हमारे सामने आता है। अगर ये काम ना करें तो जो है वो डिफेक्ट आएगा उसके अंदर। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसकी स्ट्रक्चर, इट हैज टू मेन पार्ट्स। साइटोन, साइटोन is also known as cell body, containing a nucleus and cytoplasm. अब सेल बॉडी, दो मेन पार्ट्स नर्वस सिस्टम में। न्यूरॉन के दो मेन पार्ट्स, नंबर वन ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इट इज अ साइटोन विच इज आल्सो नोन एज सेल बॉडी, एंड एक्सॉन, द लॉन्ग लॉन्ग पार्ट, लॉन्ग ब्रांच ऑफ द साइटोन। It has a cell body called cytone, contain nucleus and cytoplasm. इस साइटोन के अंदर से देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस अराइज। द ब्रांचेस व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या है? जो कि मैसेजेस को इसकी तरफ लेके आती हैं, सेल बॉडी की तरफ। और एक्सोन जो कि मैसेजेस को सेल बॉडी से अवे, दे कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसी तरह जो एक्सॉन है, सम टाइम एक्सॉन इज नॉट एंड सम टाइम इट इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ। एक लिपिड लेयर से उसको कवर है, इट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। in different cells in different types, these axons they are covered with special protein, special lipid layers which is called myelin sheath. अब आगे बात, synapse, the junction between two neurons। अब हम कह रहे हैं न्यूरॉन is the unit of nervous system, they combine together, they join together, और दोनों के दरमियान में जहाँ पर ये join कर रहा है, it is called synapse। the junction between two neurons is called synapse। Messages pass through the nerve cell in the form of chemical and electrical signals called nerve impulse। अब ये messages ट्रांसफर होते हैं, ये है कोऑर्डिनेशन में कि मैसेज ने ट्रांसफर होना, स्टार्ट होना है स्टिमुलस से, स्टार्ट होने के बाद, बनने के बाद उन्होंने ट्रांसफर होना है नर्व्स के ऊपर न्यूरॉन सेल की मदद से। अब वो जो ट्रांसफर है मैसेज का, पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। जो केमिकल चेंजेस आएंगी इसमें सेल के अंदर एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो चेंजिंग्स आएंगी, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। और ये मैसेज है जो इस न्यूरॉन के ऊपर मूव करते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन पर या नेक्स्ट ब्रेन पर या बॉडी पार्ट के ऊपर या इफेक्टर्स पर इसने ट्रांसफर होना। Dendrites receive message information and start the chemical reaction। Dendrites सबसे पहले इस सेल के अंदर, इस नर्व सेल के अंदर डेंड्राइट्स ऐसे पार्ट है जो कि रिसीव करते हैं मैसेज को और वो स्टार्ट करते हैं, उस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। Dendrites receive the information and start a chemical reaction which produce an electrical impulse, और फिर वो मैसेज को बना देते हैं, which pass through the axon, जो कि फिर एक्सॉन के ऊपर मूव करते हैं। यानी dendrites they receive the message from stimulus, from receptors। dendrites receive the message from receptors और फिर उसके अंदर केमिकल चेंज को स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करने के बाद
फिर उसको ट्रांसफर करते हैं एक्सॉन के ऊपर और फिर एक्सॉन इसको दूसरे पार्ट्स की तरफ सेंड कर देता है। दिस इज एक जनरल जो है इंट्रोडक्शन इसके मतलब। अब हमने आज सेकंड सेशन में इसी चीज को देखना है कि ये जो केमिकल और इलेक्ट्रिक चेंजेस हैं इस नर्वस सिस्टम के अंदर वो किस तरीके से कंप्लीट होती हैं, कैसे चेंज आती है जिससे मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, और कौन कौन सी चेंजेस इसमें आई हैं। इट इज अ सेल। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन इज अ सेल, जैसे आम सेल है सेम उसी तरह इट इज अ सेल जिसमें साइटोप्लाज्म, जिसमें आउटर सेल मेम्ब्रेन और nucleus that control the cell, that control the activity of the cell. But you know कि every cell वो अपने functions के मुताबिक उसकी structure है। The structure of the cell is totally depend on the function. It is a large cell, size में enlarge है और अपने functions के मुताबिक ही ये branches की शक्ल में है, because they have to conduct message। इनका काम यही है कि nerve cells ने न्यूरॉन ने message को send करना है। But remember it is a normally it is a cell, जैसे आम बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है सेल, ये भी एक सेल है जिसमें आउटर लेयर इज अ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे आम सेल के अंदर है। इट इज अ एनिमल सेल जिसमें मेम्ब्रेन। तो सेकंड सेशन में हम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन है वो मैसेज को कंडक्ट करने में किस तरीके से वर्क जो है वो करती है। तो आपने इसको रिमेम्बर याद रखनी बात। सेकंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड हम केमिकल कोऑर्डिनेशन जब हम स्टार्ट करेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पाइनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, लिवर, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, पैंक्रियाज, ये सब किस अंदाज में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं ह्यूमन बॉडी की। एंड रिमेंबर कि ये एनिमल बिहेवियर को कंप्लीट करने में केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा बिहेवियर इट आल्सो डिपेंड ऑन द केमिकल। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट है, जिससे डिफरेंट जो है वो फंक्शंस जो है वो सामने आते हैं, हमारा बिहेवियर डिफरेंट होकर सामने आता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का फर्स्ट सेशन कंप्लीट जो कि टोटली मैंने कोशिश की कि बेसिक्स अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन और जो है उसके मतलब जो जो मेन चीज़ें थी वो डिस्कस की हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में अपना पहला एक और टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट सेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी हमने पीछे जो है डिफरेंट डेफिनेशंस को देखा कोऑर्डिनेशन और इससे रिलेटेड। अब उसमें है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लास्ट पे पिछले सेशन के लास्ट पे मैंने आपको नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है नर्वस सिस्टम का जो जो उसकी सबसे जैसे आम सेल के अंदर जो उसकी कवरिंग है इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम इसी तरह इसमें हम देखेंगे कि मैसेज जो नर्वस सिस्टम में मैसेज है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक conduction. There are chemical and electrical change in the cell, in the membrane, जो कि मैसेज को कन्वर्ट करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। तो उसको उस मैसेजेस के मैकेनिज्म को समझने से पहले उसमें बेसिक चीज देखते हैं हम कि व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या चीज। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि रेस्टिंग एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या चीज है जो मैसेज को एक्चुअली ट्रांसफर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक चेंजेस। तो पहले है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सिंपली मेम्ब्रेन पोटेंशियल also known as transmembrane potential and also called membrane voltage is the difference in the electric potential between the interior and the exterior of biological cell। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर दो कंडीशंस, उसकी आउटर साइड और उसकी इनर साइड, एक्सटीरियर उसकी आउटर साइड, इंटीरियर उसकी इनर साइड, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन चार्ज का डिफरेंस।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस का डिफरेंस, इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब चार्ज का डिफरेंस होगा आउटर साइड और इनर साइड पर, तो वहां पर एक चार्ज का आयंस का फ्लो शिफ्ट होगा इनर टू आउटर और आउटर टू इनर साइड, इट इज एक्चुअली कॉल्ड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और हम इसको फिर जो मेजर करते हैं वो मिली वोल्ट के अंदर हम उसको मेजर करते हैं। और आमतौर पर एक नर्व सेल के अंदर, एक न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हम रेंज फ्रॉम -40 टू -80 मिली वोल्ट, इट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नर्व सेल इन एन एनिमल। इट रेंज डिफरेंट है, मतलब अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट में डिफरेंट है, डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट उसके अंदर उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। बट इट टोटली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस इन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर साइड ऑफ द सेल। इन एनिमल सेल हमने अभी डिस्कस किया कि एनिमल सेल के अंदर आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। जो बाहर वाली सराउंडिंग लेयर है, इट इज सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू मेन पार्ट्स। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स। नंबर वन, लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। लिपिड बाइलेयर, दो लेयर है लिपिड की जिसके अंदर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इट मीन कि ये चीज लिपिड और प्रोटीन मिलकर दे separate the exterior and interior side of the cell. The membrane serve as the both insulator and also diffusion barrier to the movement of ions. It is a semi-permeable membrane. किसी भी एनिमल के अंदर हम उसको कहते हैं it is a semi-permeable membrane. सेमी परमिएबल मीन कि जो जिस चीज की जरूरत है उसी को अलाउ करते हैं, दूसरे को रोक देते हैं। तो सो इट आल्सो सर्व एज द इंसुलेटर, ये रोक भी रहा है उसको चीजों को डिफ्यूज होने से। और इट आल्सो हेल्प इन द डिफ्यूजन, वो आयंस की मूवमेंट करने में भी हेल्प कर रहा है तो सेल मेम्ब्रेन में। अब अगर हम बात करेंगे इसकी न्यूरॉन की, तो इट आल्सो कंटेन मेम्ब्रेन व्हिच इज लिपिड बाइलेयर, व्हिच आल्सो कंटेन द प्रोटीन और इन इट। और वो भी इंसुलेटर और डिफ्यूजन में हेल्प करता है आयंस को मूव करने में। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर चाहे हम न्यूरॉन की बात करें या किसी भी सेल की, तो यहाँ पे चूंकि हमारा टॉपिक रिलेटेड टू न्यूरॉन है तो हम उसको जहन में रखते हुए उसके अंदर उसकी दो साइड्स बनती हैं। नंबर वन, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड द सेल, ऐसी सरफेस ऐसी साइड जो कि सेल की आउटसाइड पर है। नंबर टू, इंट्रासेलुलर साइड। इंट्रासेलुलर साइड मीन इनसाइड द सेल, जो सेल की इनर साइड पर मौजूद होती है। इनसाइड द सेल, वो साइड, वो एरिया जो कि सेल की इनर साइड पर है। दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर साइड, इंट्रासेलुलर सरफेस, और एक्स्ट्रासेलुलर साइड जो कि सेल की आउटर साइड पर है। अब किसी भी मैसेज को कंडक्ट करने में नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन के अंदर किसी भी मैसेज को कंडक्ट करने में, द कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इनकी कंपोजिशन का डिफरेंट होने से ही आयंस की मूवमेंट होती है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। और पीछे डेफिनेशन में हमने बात की है कि देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर साइड। इट मीन कि अगर हम बात करेंगे इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड और इंट्रा सेलुलर साइड, इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द कंडक्शन, क्योंकि इसी में आयंस का डिफरेंस होने के बाद पोटेंशियल बनते हैं और आयंस जो है वो मूव करते हैं जिससे मैसेज बनते हैं और आगे कंडक्ट होते हैं। बोथ cations and anions are present in the either side of the plasma membrane. क्या कह रहे हैं? Both cations and anions are present in either side of plasma membrane. Cations having positive charge, anions having negative charge, and extracellular fluid हो या intracellular fluid हो, उन दोनों के अंदर cations भी present हैं, anions भी present हैं, but in different concentration। आगे चल के हम देखते हैं कि इनकी concentration इनकी different है। कुछ कैटाइंस और एनाइंस वो बाहर आउटर साइड पर ज्यादा कंसंट्रेशन में और कुछ इनर साइड पर ज्यादा कंसंट्रेशन में।
both cations and anions are present in the either side of the plasma membrane of the cell, but in different concentration. लेकिन concentration उनकी different है. They are permeable to move across the membrane. ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि all cations and anions are present on either side, but in different concentration, and each are able to move across the membrane. एक्सेप्ट हम आगे देखेंगे कि कुछ प्रोटीन्स हैं वो मूव नहीं करती, बाकी जितने भी कैटाइंस और एनाइंस हैं वो सब जो हैं वो कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन डिफरेंट कंडीशंस. अब उनमें कैटाइंस और एनाइंस में कौन कौन सी चीजें हैं? सोडियम, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ कैटाइन. क्लोरीन, नेगेटिव चार्ज. They are present in extracellular fluid. They are present more in extracellular fluid. Okay, both cations are present in both sides. Sodium and chlorine, they both are present in inner side and outer side, but they are present in higher concentration in extracellular fluid as compared to the intracellular fluid. ये चीज आप नजर में रखनी है. और इसी चीज ने आगे जाकर जब हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि सोडियम एंड क्लोरीन दे आर मोर in concentration outside as compared to the inside. इसी तरह पोटाशियम आयंस दे आर इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मोर इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. एंड प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. इसी को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंट कैटाइंस एंड एनाइंस दे आर प्रेजेंट in both side in extracellular fluid and also in the intracellular fluid, but in different concentration. Sodium and chlorine, they are in higher concentration outside the cell, they are in lower concentration inside the cell. And potassium ions and some proteins, anion proteins, they are present in the intracellular fluid in more concentration as compared to the extracellular fluid. और इसी ने आगे कंपोजिशन में फर्क लाना है. जब हम देखेंगे आगे कि सोडियम जब मूव करता है इनर साइड, तब चार्ज का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. देखें, सोडियम इट हैव पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम इट हैव पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इट हैव नेगेटिव चार्ज. और इसी तरह डिफरेंट प्रोटीन्स जो इनर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मौजूद हैं, दे आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज. और ये सब जब आपस में द मेम्ब्रेन इज परमिएबल, द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये सब इस मेम्ब्रेन से गुजर भी सकते हैं. तो इट मींस कि सोडियम जब इनर साइड पे मूव करेगा, इट चेंज द चार्ज डिफरेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. और इसी तरह पोटाशियम मूव करेगा तब भी, क्लोराइड मूव करेगा तब भी. तो ये चार्ज का जो डिफरेंस है, इट जो डिफरेंस आएगा इसके अंदर, वही फिर आगे मैसेज को कंडक्ट करता है. तो सिंपल मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को मेंटेन कैसे किया जाता है इस पूरे चार्ज को, कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव आयंस भी हैं, अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं. तो अब ओवरऑल बाहर पॉजिटिव चार्ज है या बाहर मोर नेगेटिव चार्ज है, सेल के इनर साइड पर मोर पॉजिटिव चार्ज है या मोर नेगेटिव चार्ज है, इट इज कोलेक्टिवली इट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जब हम बात करेंगे कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, या अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि हम चार्ज का डिफरेंस और उसकी आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे. तो ये पोटेंशियल बनता कैसे है? दो चीजें हैं. नंबर वन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हेल्प करती हैं इस पोटेंशियल को मेंटेन करने में. इट इज आल्सो नोन एज आयन ट्रांसपोर्टर, और सिंपली इट इज कॉल्ड आयन पंप्स. डिफरेंट proteins they are present in the cell membrane which control the membrane potential on the both side of the membrane. और उसमें सबसे पहली चीज कौन सी? आयन पंप्स, दे मूव द आयंस. और नंबर टू, आयन चैनल्स. आयन चैनल्स हैं जो कि एक रास्ता है जो आयंस को मूव करने में हेल्प करते हैं. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आयन पंप्स एंड आयन चैनल्स बोथ अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम इट, अपने अंदर से आयंस को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन both of these. Ion pumps, they move the ions actively,
and ion channels they move the ions passively. अब एक्टिवली और पैसिवली में क्या फर्क है? आयन पंप्स दे यूज एनर्जी एंड दे मूव ions from lower concentration to higher concentration against the concentration gradient. यानी जिस तरफ सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आयन पंप क्या करेगा? लोअर से हायर की तरफ उसको मूव करवा रहा है. दिस इज ion pump. They move, they are the protein that actively push ion across the membrane and establish the concentration gradient across the membrane. यानी उसको मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल को इंक्रीज करवाना है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ाना है, चार्ज के डिफरेंस को बढ़ाना है, तो दे वर्क, दे एक्टिवली मूव द आयंस, डिफरेंट आयंस, जो उसको अलग अलग जो है वो मूव करवाएगा और उसको लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और सिंपली वी कैन से कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो चीज मूव करवा रही है आयंस को, दे आर कॉल्ड आयन पंप्स, दे आर कॉल्ड आयन ट्रांसपोर्टर्स. Ion channels simply they move passively, they move from higher concentration to the lower concentration, mean down those concentration gradient along the concentration gradient. कि जिस तरफ higher concentration है, simply these are the passage, these are the pathway, these are the channels which allow the movement of ions. अब दोनों के अंदर चाहे आयन पंप्स हैं चाहे आयन चैनल्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, और ये डिपेंड करती हैं, इनकी जो डिफरेंट टाइप्स है ये डिपेंड करती हैं कि किस चीज को ये मूव करा रहे हैं. आयन पंप्स use ATP and move ion against the concentration gradient. For example, sodium potassium pump, they move the sodium ions and potassium ion from lower concentration to higher concentration. Sodium potassium pumps, they are the protein, they move sodium ions and potassium ions from lower concentration to higher concentration. अब देखें, they both contain charges. आगे जाके हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप्स ये मूव करेंगे सोडियम आयंस को, पोटेशियम आयन को विद देयर डिफरेंट कंसंट्रेशन के. सोडियम और पोटेशियम में दो सोडियम मूव करेंगे, तीन पोटेशियम मूव करेंगे, जिससे चार्ज का डिफरेंस बना रहे हैं. तो इस चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ सिंपली आप देखें कि आयन पंप्स दे मूव सोडियम एंड पोटेशियम आयंस एक्टिवली, दे यूज एटीपी. इसी तरह आयन चैनल्स दे अलाउ द मूवमेंट along the concentration gradient. Simply they open, और ओपन होने के बाद simply without any use of energy the ions move from higher to lower concentration without any use of energy. अब इसकी टाइप्स में पोटेशियम आयन चैनल जो अलाउ करेगा पोटेशियम आयन को गुजरने में, सोडियम आयन चैनल, these channels allow the sodium ions to move from क्लोरीन, क्लोराइड आयन चैनल जो कि मूव करवाएगा क्लोरीन को. इसी तरह कैल्शियम, डिफरेंट आयंस दे आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड डिफरेंट प्रोटीन्स. Remember, proteins are in larger size. The anions, which are different proteins which are present inside the cell, they are larger size. They cannot move from the ion channels. और इसको हमने बात को जहन में रखना है, क्योंकि आगे जाकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन और एक्शन पोटेंशियल में प्रोटीन इफेक्ट शो करेंगे कि ये आयंस मूव करेंगे लेकिन प्रोटीन्स दे कैन नॉट मूव, और वो फिर चार्ज के डिफरेंस को बताएंगी, बढ़ाएंगी, जिससे फिर जो है वो मैसेज स्टार्ट होता है. Ion channels they move along the concentration gradient and there are different ion channels on the basis, किस चीज पर बेस करके कि कौन से आयन को ये मूव करवा रहे हैं. सिंपल डायग्राम में किसी आयन चैनल की देखें. आयन चैनल्स देयर आर मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है ये येलो कलर के अंदर. देयर सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में देयर आर लिपिड बाइलेयर्स, लिपिड की दो लेयर्स हैं इन विच डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. अब सिंपली आयन चैनल्स हों या आयन पंप्स हों, आयन चैनल्स और आयन पंप्स दोनों में फर्क क्या है कि दे यूज एनर्जी. आयन पंप्स दे डू नॉट यूज एनर्जी. आयन चैनल्स बोथ ऑफ दीज मूव द डिफरेंट आयंस. अब यहाँ पे क्या है कि एक ही चीज को वो मूव करा रहे हैं, एक तरह की. कैल्शियम मूव हो रही है, दे आर कॉल्ड कैल्शियम चैनल्स. सोडियम मूव हो रही है, दे आर कॉल्ड सोडियम चैनल्स. पोटेशियम मूव हो रही है, दे आर कॉल्ड पोटेशियम चैनल्स. अब चैनल्स में प्रोटीन की स्ट्रक्चर में
उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम हमारा एक पूरा टॉपिक होगा जिसमें हम डिफरेंट गेट्स के बारे में, आयन चैनल्स और उसके गेट्स के बारे में, उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये आयन चैनल्स और ये आयन पंप्स कितनी टाइप्स की हैं और किस तरीके से ओपन होकर ये अलाउ करते हैं। लेकिन अभी सिंपली यहाँ पे देयर आर स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स that open the channels and they close the channels. These parts of the proteins they are called gate. They can change its structure, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर कर ये स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। आयंस की मूवमेंट को ये गेट कंट्रोल करते हैं किसी भी चैनल के अंदर। सिंपल नहीं है कि वहां से मूव ही करते रहें, उसको अगर रोकना है अकॉर्डिंग टू नीड तो ये गेट उसको क्लोज भी करते हैं, इसको ओपन। यहाँ पे अब दिखाया हुआ है कि गेट इज क्लोज, देयर इज नो एक्सचेंज फ्रॉम आयन चैनल। चाहे हायर से लोअर की तरफ ही जा रहे थे लेकिन उसको क्लोज कर दिया गया। सेम इसी तरह गेट इज ओपन, और जब कब ओपन होगा, जब उसने किसी किस्म की चेंज को बढ़ाना है या कम करना है, तो गेट इज ओपन ताकि आयंस जो है वो मूव कर सकें। जबकि यहाँ पर जो गेट्स ओपन होने हैं इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एटीपी। एटीपी ने इन गेट्स को ओपन भी करवाना है। सोडियम पोटेशियम वहाँ पे एक आयन मूव कर रहा है और यहाँ पे डबल दिखाया है। ये किस चीज को ज़ाहिर कर रहा है कि आयन पम्प्स दे मूव पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम पम्प दे मूव सोडियम एंड पोटेशियम विद द यूज ऑफ एनर्जी, और दोनों को कलेक्टिवली मूव करवा रहा है उसको। यहाँ पे सिंपल एक सोडियम चैनल बताया गया है। सोडियम चैनल लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो लेयर है, इन विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, और गेट ओपन जो कि पोटेशियम आयंस को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव आयन दिखाए गए हैं, सोडियम के ज्यादा आयन दिखाए गए, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। दिस इज अ चैनल जो कि मूव करवा रहा है हायर से लोअर की तरफ। पहले स्टॉप था क्योंकि ये गेट अगर यहाँ पे क्लोज होगा, जैसे कि ये नीचे उसमें दिखाया गया इनएक्टिवेटेड फॉर्म, गेट इज क्लोज, चैनल इज क्लोज, जो कि आयंस को मूव करने में रोके हुए है, जबकि वहां पर आयंस कैन मूव क्योंकि चैनल इज ओपन। पोटेंशियल में हम दो चीजें देखते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आयन और चार्ज का डिफरेंस है, उसको गेट आयंस जो चेंज भी कर रहे हैं, तो दो कंडीशंस बनती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन दोनों को हमने बारी बारी डिस्कस करना है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। दोनों के अंदर जो बेसिक चार पांच डेफिनेशंस आती हैं जिसपे अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है कि व्हाट इज polarization, what is depolarization, what is rising phase, and what is repolarization and hyperpolarization। डिफरेंट मैकेनिज्म को हमने इसमें देखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं। एक्चुअली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहे हायर है, बाहर आयंस की कंसंट्रेशन या कम है या ज्यादा है, resting phase name, resting phase, there is no change in the ion in non-excitable cell, and in excitable cell the membrane potential is held at a relatively stable value called resting potential। For neuron typically it is -70 to -80 millivolt, यानी इनर साइड के ऊपर जो चार्ज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वो क्या होगा, -70 to -80। अब at this condition resting potential there is no work, only rest for ions, mean there is no net change between the ions, में चेंज नहीं हो रहा, आयंस का डिफरेंस नहीं हो रहा, और ये है एक रेस्टिंग फेज। किसी भी न्यूरॉन के लिए, नर्व के लिए हम रेस्टिंग फेज तब कहते हैं कि जब देयर इज नो चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चार्ज का डिफरेंस नहीं हो रहा, चार्ज जो मेम्ब्रेन है रेस्टिंग फॉर्म। अब एक्टिवेशन गेट आर इनएक्टिव एंड इनएक्टिवेशन गेट आर एक्टिव। ये क्या कह रहा है कि एक्टिवेशन गेट आर इनएक्टिव, जो अलाउ कर रहे थे मटेरियल को मूव करने के लिए, आयंस को मूव करने के लिए, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। मीन उस वक्त देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ आयंस, जबकि इनएक्टिवेशन गेट्स आर एक्टिव, जो रोकने वाले थे वो रुक जाएंगे, वो रोक लेंगे। नो मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर there is no movement of sodium and potassium ions, this is resting phase। अब रेस्टिंग फेज में क्या है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल
चार्ज का डिफरेंस है वो मूव नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। सेकंड मैकेनिज्म जो सर, इसमें यूज होता एक्सक्यूज है मी वो है, सर। जी जी सर, एक बच्ची ना क्वेश्चन पूछना चाह रही है आपसे। जी 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 आप पूछे सर ग्रुप से ना, पूछे कि कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूछे जरा। जी जी पूछें पूछें। जी जी पूछें, ठीक क्वेश्चन है कौन पूछना सर। चाह रहा सर ठीक है, आप बस कैरी ऑन करें। है? श्योर हो रहा है सर, श्योर जी होने आप, लग गए। जी सर आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम देखते हैं कि किस तरह एट रेस्ट एट देयर इज नो चेंज इन द आयंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, उसको मेंटेन कैसे रखा जाता है, हम उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले सेशन में कंप्लीटली देखते हैं। अभी कुछ चीजें कि व्हाट इज डीपोलराइजेशन, व्हाट इज हाइपरपोलराइजेशन, इनको देख लेते हैं कि ये चीजें बार बार हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज होंगी। डीपोलराइजेशन ऐसी कंडीशन जिसमें चैनल्स ओपन हो रहे हैं और जिसमें सिंपली जो इनर साइड है, जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन सेल, द इंट्रासेलुलर साइड, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। सिंपल याद रखना है, इन डीपोलराइजेशन हम कहेंगे मेम्ब्रेन की सेल की डीपोलराइजेशन हो रही है, मीन इनर साइड इट बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव इनसाइड। Depolarization, the opening and the closing of ion channels can induce a departure from the resting potential। अब वो यानी जैसे ही आयन चैनल ओपन होंगे, जो रेस्टिंग फेज है वो खत्म हो जाएगी, मीन जो आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा था वो स्टार्ट हो जाएगा, एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन, इसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। जब स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, द इंटीरियर वोल्टेज बिकम लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू द आउटसाइड, mean more positive inside. Interior voltage become less negative, mean it become more positive. Sodium activation gate active, जिससे सोडियम आयंस मूव इनसाइड, सोडियम आयन मूव इनसाइड, पोटाशियम चैनल रिमेन क्लोज। दो चीजें, सबसे पहले कि इन डीपोलराइजेशन के अंदर सोडियम आयन चैनल्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे सोडियम मूव करना शुरू करती है इनर साइड के ऊपर, और पोटाशियम चैनल्स रिमेन क्लोज, जिससे पोटाशियम आयन कैन नॉट मूव आउटसाइड, जिससे वो पोटाशियम आयन आउटसाइड मूव नहीं कर सकते, जिससे जो है वो पोटाशियम चैनल्स रिमेन क्लोज और पोटाशियम कैन नॉट मूव आउटसाइड, एंड देयर आर मोर पॉजिटिव इनसाइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड। अब राइजिंग फेज में क्या होगा, पीछे स्टार्ट हुआ है सोडियम आयंस इनसाइड मूव करने, अब यहाँ पे मजीद मोर चैनल्स ऑफ सोडियम आयंस दे ओपन इन डीपोलराइजेशन, सम सोडियम चैनल्स आर ओपन। अब यहाँ पे राइजिंग फेज के अंदर मोर सोडियम आयन चैनल्स ओपन, मोर एंड मोर सोडियम आयन एंटर इनसाइड, जिससे पोटाशियम चैनल्स रिमेन क्लोज एंड सो नो पोटाशियम मूवमेंट आउटसाइड, जिससे मोर पॉजिटिव इनसाइड। और सेकंड जो है राइजिंग फेज, इसमें क्या होगा, जो बाकी सोडियम चैनल्स हैं, जो बाकी रिमेनिंग सोडियम चैनल्स हैं, वो भी ओपन हो जाएंगे और वो इंक्रीज कर देंगे मोर मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन। यानी राइजिंग फेज एक्चुअली इट इज द डीपोलराइजेशन फेज का एंड है, कि जिसमें वो मजीद एंड मजीद पॉजिटिव होगा, मोर सोडियम आयन इनसाइड, ज्यादा सोडियम आयन अंदर एंटर होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर पोटाशियम चैनल्स रिमेन क्लोज, यानी पॉजिटिव अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, एंड मोर पॉजिटिव इनसाइड, यानी पॉजिटिव आयन इनर साइड पर मजीद होना शुरू हो जाएगा, चार्ज इनर साइड पर मजीद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन की राइजिंग फेज। रेस्टिंग फेज, नो आयन डिफरेंस, depolarization, sodium channel, sodium gate open, it moves sodium inside, positive move inside and positive charge inside, increase करना शुरू कर देगा। Rising phase, more and more sodium channel open, more sodium ions move inside, जिससे more positive inside as compared to the outside।
अच्छा ये तो था डीपोलराइजेशन। अब जब भी मैसेज कंडक्ट होता है डीपोलराइजेशन के बाद सेकंड आएगा, उसको नॉर्मलाइज भी करना है, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन मीन उसको वापस लेके आना, कंडीशन को वापस लेके आना, डीपोलराइजेशन को नॉर्मलाइज करना। रीपोलराइजेशन मीन अगेन पोलराइजेशन, यानी री दोबारा और पोलराइजेशन उसको वापस कंडीशन में लेके आना। अब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम जो मूव कर रहे हैं वो रुकना शुरू हो जाएंगे। सोडियम इनएक्टिवेशन गेट क्लोज, यानी सोडियम को रोकने वाला चैनल के अंदर जो गेट है जो क्लोज हो जाएगा, जिससे दे डू नॉट अलाउ द सोडियम टू मूव इनसाइड। बाहर से, आउटर साइड से, एक्सटर्नल साइड से सोडियम इनर साइड पर मूव कर रहा था, जिससे पॉजिटिव अंदर बढ़ रहे थे। अब पहला काम क्या होगा कि सोडियम उसको क्लोज कर देगा, सॉरी, सोडियम इनएक्टिवेशन गेट उसको गेट को चैनल को क्लोज करेगा, जिससे सोडियम आयन इनर साइड पर मूव करना रुक जाएंगे। और दूसरी चीज कि पोटाशियम चैनल ओपन, पोटाशियम आयन ओपन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे पोटाशियम मूव आउटसाइड। अब देखें जो बाहर पॉजिटिव थे वो अब अंदर आना बंद हो गए हैं, और जो अंदर पॉजिटिव थे वो बाहर जाना शुरू हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। क्या हो रहा है कि पोटाशियम इज मूविंग आउटसाइड, जिससे नेगेटिव इनसाइड बिकम नेगेटिव इनसाइड। अब जब पॉजिटिव बाहर जा रहे होंगे तो ओवरऑल इनर साइड नेगेटिव होना शुरू हो गई है। स्टार्ट पर वो पॉजिटिव ही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव आइन बाहर मूव करते जाएंगे, जिससे इनर साइड बिकम्स मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द आउटर साइड। और ये कब तक होगा? जब तक वो रेस्टिंग फेज में थी, पोलराइजेशन तक नहीं पहुंची, रेस्टिंग फेज तक नहीं पहुंची, जहां पर दोनों तरफ का जो चार्ज एक नॉर्मल स्टेज पर पहुंचेगा। और आखिर में आता है हाइपर पोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन अगर कंटिन्यू रहे, चलती रहे, तो इनर साइड इट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। हाइपर पोलराइजेशन, इंटीरियर वोल्टेज बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। सोडियम कैन नॉट मूव इनसाइड, पोटाशियम मूव आउटसाइड, मूव करते जाएंगे, और एट द एंड इट बिकम्स मोर नेगेटिव इनसाइड एज कंपेयर टू द पॉजिटिव आउटसाइड। दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। अब सेम वही रेस्टिंग पोटेंशियल, तो हम बात करेंगे न्यूरॉन के अंदर, इट इज इन रेस्टिंग फेज, देयर इज नो एक्सचेंज, डीपोलराइजेशन, सोडियम इज मूविंग इनसाइड एंड इनर साइड बिकम मोर पॉजिटिव। राइजिंग फेज, मोर एंड मोर सोडियम इनसाइड और मोर पॉजिटिव इनसाइड, डीपोलराइजेशन की राइजिंग फेज। रीपोलराइजेशन, अब वापस आना शुरू होंगे पॉजिटिव आयंस आउटसाइड पर, एक्सटर्नल साइड पर, जिससे नेगेटिव इनसाइड इनर मेम्ब्रेन मजीद नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, और पॉजिटिव आयन बाहर जाकर बाहर वाली साइड को मजीद पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइज। इट मींस कि नॉर्मली हमने देखा कि रेस्टिंग फेज -72 -80 मिली। जब हमने कहा कि डीपोलराइजेशन हो रही, पॉजिटिव अंदर साइड पे जाना शुरू हो गया, इट मींस कि ये -70 जो है, ये -70 से प्लस की तरफ आना शुरू हो जाएगी, कमी आना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, -40 -30 उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इट मींस कि पॉजिटिव आइन इनर साइड पर एंटर हो रहे हैं। और इसी तरह फिर जब रीपोलराइजेशन की बात करेंगे तो वो वापस -72 -80 की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और हाइपर पोलराइजेशन अगर मजीद ये -72 अबव जाना शुरू हो जाए, तो फिर वो हाइपर पोलराइजेशन में जाना शुरू हो। ये तीन चार चीजें जो कि हमारे आगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए जरूरी, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये सारे उसमें शामिल होंगे। जी डियर स्टूडेंट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम डिस्कस कर रहे थे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, or difference in relative number of cations and anion in the extra or intracellular fluid. Separated charges create the ability to do work. जो different charges का difference होगा, membrane potential जो बनेगा डिफरेंट साइड्स पर, वही जो है वो उसको एबिलिटी करता है वर्क को स्टार्ट करने में, कोई भी वर्क करने में, यानी ये मैसेज के तौर पर जाएगा इफेक्टर की तरफ, और वो फिर वर्क कर सकेगा। और अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इट इज इन मिली वोल्ट्स, और 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 1/1000 वोल्ट्स। अब यहाँ पे डायग्राम है जो दो चीजों को डिस्कस कर रही है। नंबर वन, मेम्ब्रेन हैज नो पोटेंशियल, और नंबर टू, मेम्ब्रेन हैज पोटेंशियल। मेम्ब्रेन हैज नो पोटेंशियल मीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मीन जब चार्ज, ओवरऑल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है दोनों तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो ओवरऑल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों साइडों पर सेम। देयर इज नो नेट चार्ज मूवमेंट, नो नेट चार्ज आयंस
फ्रॉम आउटर टू इनर और इनर टू आउटर साइड। जबकि यहाँ पर देखें तो मेम्ब्रेन हैज पोटेंशियल मीन मेम्ब्रेन के अंदर दोनों तरफ चार्ज का डिफरेंस है आउटर और एक्सटर्नल साइड पर। हायर एक साइड पर एक्सटर्नल और एक्शन पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल में जो चार्ज जो है वो ट्रांसफर नहीं होते फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स हैज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर ज्यादा चार्ज ज्यादा एबिलिटी है टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसकी दो रीजन हम आगे देखते हैं। पोटेशियम हैव मोर एबिलिटी टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। nerve and muscle cells, two things, excitable cell, nerve cell जो हैं और muscle cell हैं, they are excitable cell and have the ability to produce the rapid transient changes in their membrane potential when excited, which serve as the electrical signal. Muscles and nerve cells both have the ability to change the membrane potential outer से inner और inner से outer side पर आयंस की मूवमेंट को जो है वो दे हैव द एबिलिटी कि आयंस मूव करें आउटर से इनर और इनर से आउटर साइड पर। और इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल, एक्साइटेबल स्टेज कहते हैं। have the ability to produce rapid changes in their membrane potential when excited, which serve as a electrical signal। फिर वो सिग्नल के तौर पर आगे नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं। अब आ गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Constant membrane potential, constant membrane potential present in the cell of non-excitable tissue and those of excitable tissue when they are at rest। चाहे excitable हो चाहे नॉन एक्साइटेबल हो, सब के अंदर ऐसी कंडीशन जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जनरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वो कंडीशन जब देयर इज नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो कंडीशन कैसे जनरेट होती है और मेंटेन कैसे होती है। जनरली हम उसमें देखेंगे कि आयन चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप दे play their major role in the generation and after that the maintenance of the resting membrane potential. So, generation and the maintenance of resting membrane potential, the unequal distribution of a few key ions between the intra and extracellular fluid and their selective movement through the plasma membrane are the responsible for the electrical property of the membrane. In body, electrical changes are carried by ion। अब वो चेंजेस किसकी मदद से होती हैं? आयंस की मदद से, बिकॉज आयन हैव द चार्ज, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे ही वो मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्रिएट करेगा ऑन द बोथ साइड। सो द आयंस primarily responsible for the generation of resting membrane potential are sodium, potassium and anion proteins। A negative mean anion proteins, ऐसी proteins, ऐसे amino acids which have the negative charge and they are present inside the intracellular fluid। These three, हमने भी देखा कि इसमें क्लोराइड आयंस भी हैं, क्लोरीन आयंस, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट दीज थ्री, सोडियम पॉजिटिव आयन, पोटाशियम आयन एंड anions, proteins, negative ions, they play their major role in the generation and the maintaining of the resting membrane potential। ये तीन मेजर चीजें हैं जो कि आयंस हैं जो कि उसको जनरेट कर रहे हैं। डायग्राम में सिंपली इनर साइड पर भी पॉजिटिव आयन है, आउटर साइड पर भी पॉजिटिव आयन है और दोनों तरफ जो है वो पोटेंशियल मेंटेन रखता है, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी हमने डिस्कस किया कि इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनर साइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द आउटसाइड। ओवरऑल बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर नेगेटिव ज्यादा, इसको -70 पर ही रखना है, दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल। ये पॉजिटिव आयन इधर इंक्रीज ना करे, -70 से ये डाउन ज्यादा ना हो, -65, -60, -40 की तरफ ये मूव ना करे और ना ही ये -90, -80 की तरफ मूव करे, यहाँ पर मेंटेन रहे, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। बट इन दिस कंडीशन इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द आउटसाइड।
अभी जब डीपोलराइजेशन हमने पीछे डिस्कस किया तो उसमें यही है कि पॉजिटिव आयन इनर साइड पे मूव करना शुरू करते हैं और वो इनर साइड को बिकम मोर पॉजिटिव। इट इज द जनरेशन, वो स्टार्ट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल को और वो स्टार्ट कर रहा है किसी भी मैसेज को। बट इन रेस्टिंग फेज आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द इनर साइड। अब कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, इट टोटली दिस टोटली डिपेंड ऑन outer side is more positive, inner side is more negative, but ions are present. सबसे start में हमने ये बात की थी कि anions and cations they all are present on the both side but in different concentration. Sodium is present outside, but it is also present in the inside. But sodium concentration on the outside is more as compared to the inside. Potassium ion, it is present inside in more concentration as compared to the outside, but they are present on the both sides. The concentration and the permeability of ion responsible for the membrane potential in a resting nerve cell. रेस्टिंग कंडीशन में जो नर्व सेल है उसके अंदर दो चीजें हम देखेंगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आयन की कितनी और परमेबिलिटी। तो तीन चीजों को ही हमने देखना है अभी फिलहाल कि कौन कौन सी चीजें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड एनायन। Sodium ions are more concentration in extracellular, in outer side, 150 millimolar concentration per liter as compared to the inner side. Inner side पे 15. It means it is higher concentration outside as compared to the inside जो कि 15 है। इसी तरह potassium, it is more concentration inside, outer side पर 5 millimolar per liter or internal side पर 150 millimolar per liter. It is in higher concentration in the inner side. Anions, they are present only in the inner side because they cannot move through the plasma membrane. इसीलिए इसके सामने आप देखें अगर परमिबिलिटी, व्हाट इज परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी के कितने परसेंट मूव कर सकता है ये। The potassium ion have greater permeability as compared to the sodium ion. सोडियम आयन की परमिबिलिटी पोटाशियम की निस्बत कम है। पोटाशियम आयन इज मोर परमिएबल, वो ज्यादा जल्दी से ज्यादा तेजी से मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू द सोडियम आयन, उसकी परमिबिलिटी कम है। जबकि एनाइन की अगर हम बात करें तो एनाइन की परमिबिलिटी जीरो है एज कम्पेयर, क्यों? because it is very larger in size, it is present only inside and they cannot move through the ion channel due to their greater in size. साइज ग्रेटर होने की वजह से वो मूव नहीं करते। Sodium ion, it is present outside, and potassium and anions they are present inside. Potassium ion also and protein anions they cancel their charge each other, ये एक दूसरे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन में है। जबकि सोडियम आयन अगर हम जनरली बात करें तो सोडियम आयन आउटर साइड पर क्लोराइड आयन के साथ मिलकर चार्ज की चार्ज को जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है सोडियम आयनिक बॉन्ड के जरिए बाहर अटैच हो जाते हैं जो चार्ज को उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। The concentration of difference of sodium and potassium are maintained by the sodium potassium pump. अब यहाँ पे ये जो concentration है बाहर, it is higher concentration, it is low concentration. Ions tends to move from higher to lower. Ions tends to move from higher to lower, but they can only move from leak channels. लीक चैनल से ही मूव कर सकते हैं, आयन चैनल से मूव कर सकते हैं हायर से लोअर की तरफ, लेकिन लोअर से हायर की तरफ, फ्रॉम लोअर टू हायर, these ions are maintained by sodium potassium pump. Sodium potassium pump इसको मेंटेन करते हैं। Since the plasma membrane is impermeable to protein, so proteins and ions are inside the membrane, वो सिर्फ inner side पर ही मौजूद है। अब क्वेश्चन है कि why potassium is more permeable as compared to sodium in resting state. resting state में वो क्यों ज्यादा permeable है? दो चीजें आती हैं उसमें। नंबर वन, plasma membrane is more permeable to potassium in resting state than the sodium because the membrane has got more leak channel for potassium ion. लीक चैनल्स हायर से लोअर की तरफ सेंड करने वाले 60-40% का डिफरेंस है। अगर बात करें पोटाशियम आयन चैनल्स की लीक चैनल्स तो वो मोर दे आर इन मोर नंबर्स एज कंपेयर टू द सोडियम आयन।
सोडियम आयन की निस्बत वो ज़्यादा तादाद में है, जिससे ज़्यादा परमिबिलिटी बनती है पोटाशियम आयन की टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ऑलमोस्ट 90% जो मूवमेंट है वो पोटाशियम आयन की होती है इन रेस्टिंग फेज। सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है जो कि इसको मेंटेन करने में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने में जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर रोल है वो पोटाशियम आयन की मूवमेंट का ही है, बिकॉज इट इज़ मोर परमिएबल। सेकंड बात इसमें जो मोर परमिएबल है, बिकॉज मोर ओवर द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ पोटाशियम आयन इज स्मॉलर देन द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द सोडियम आयन। साइज का डिफरेंस है, जिससे इट इज इजीली इट इज मोर परमिएबल एज कम्पेयर टू द सोडियम आयन। अब दो चीजों को हम देखेंगे कहीं भी फील्ड के अंदर, इस इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में दो दो बातें आएंगी। नंबर वन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नंबर टू, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इट मीन्स जो चार्ज का डिफरेंस है, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। सोडियम and chlorine, positive and negative ion. Potassium and anion protein, having positive and negative ion. These positive and negative ions, sodium and chloride, and similarly potassium and anions, they attract each other. Positive negative ion attraction. Inner side, potassium and anions, extracellular fluid, sodium and chloride ion, they attract each other, and this is electrical gradient. Number two, potassium, inner side more concentration, outer side less concentration. This is called concentration gradient. This is called concentration gradient के higher concentration से lower की तरफ move करना। अच्छा, इसकी मूवमेंट को रोकेगा कौन? पोटाशियम एंड एनायन की इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की अट्रैक्शन। अब यही दो दो फैक्टर्स हैं जो कि इन मूवमेंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करवाते हैं और रिवर्ट करवाते हैं। पोटाशियम आयन, it tends to move outside according to concentration gradient through ion leak channels, and it is more permeable. It play important role in the movement, in the resting phase, generation and maintenance. पोटाशियम सबसे पहले मूव करने की कोशिश करेगा बाहर वाली साइड पर, और जैसे ही वो मूव करेगा आउटर साइड पर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मीन अंदर नेगेटिव आयन छोड़ता जाएगा, जिससे इनर साइड पर नेगेटिव आयन की अट्रैक्शन बनेगी। जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे ही उसके अंदर इनर साइड बिकम्स मोर नेगेटिव, जो उसको अपनी बाहर की तरफ, बाहर से इनर साइड पर यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उसको इनर साइड पर मूव करवाना शुरू करेगा थ्रू चैनल। इसी तरह नंबर टू, इसी टाइम में जो सेकंड हमने बात की, ये तो लीक चैनल से है। इसी तरह सेकंड जो हम बात करेंगे वो है सोडियम पोटाशियम पंप। उस टाइम में सोडियम पोटाशियम पंप भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं अपना, कि थ्रू अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो भी मूव करते हैं। अब हमने इसी की कैलकुलेशन देखनी है कि कहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है, जब जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये दोनों इक्वल हो जाए और देयर इज नो नेट चेंज ऑफ द आयन, सिंगल आयन। और सिमिलरली कलेक्टिवली हम पहले एक आयन को डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसी चार्ज है जहां पर आयंस की कंसंट्रेशन जिसमें इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिकम इक्वल, और पोटाशियम आयन का नेट चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा। सेम इसी तरह सोडियम को डिस्कस, फिर कलेक्टिवली देखते हैं हम कि पोटाशियम, सोडियम एंड क्लोराइड कोई भी आयन जो है वो कलेक्टिवली कहाँ पर उसकी नेट चेंज का डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर पोटाशियम इज टुवर्ड आउटसाइड। की पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस किया उसको रीड करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ पोटाशियम इज टुवर्ड द आउटसाइड बिकॉज बाहर कम है, एंड सोडियम टुवर्ड इनसाइड बिकॉज सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ बनेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर पोटाशियम इज टुवर्ड आउटसाइड एंड सोडियम इज टुवर्ड इनसाइड, but in electrical gradient, uh, for both of these ions is toward the negative charge side of the membrane, negative charge side of the membrane, because it is in inner side, in the negative side, अंदर वाली side, क्योंकि वहाँ पे anion ज़्यादा है, it is more negative side। more negative side क्या है? -70 मिली वोल्ट
रेंज -70 टू -90 उसने उसको अंदर वाली साइड को रखना है, तो वो अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव को भी कि वो अंदर की तरफ मूव करे। अब नॉर्मल वैल्यूज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट स्मूथ स्केलेटल मसल -90 मिलीवोल्ट, स्मूथ मसल -60, कार्डिक मसल -85 टू 90। It difference of these values of resting membrane potential डिपेंड करता है और उसी बेस पर फिर आगे इनका जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट आता है। अब आगे सेकंड बात, जिस पीछे था आयन चैनल्स, अब आगे सेकंड बात कि सोडियम पोटेशियम पंप इसको किस तरह मेंटेन करवा रहे हैं। वो आयन चैनल्स पहले हमने डिस्कस किया आयन चैनल्स का कि वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं इसको मेंटेन करने में। अब है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल make only a small direct contribution to membrane potential through its unequal transport of positive ions. Only 2% of membrane potential is directly generated by sodium potassium pump. वो कह रहे हैं 20%, ओनली 20%। ज्यादातर कौन कर रहा है उसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लीक चैनल उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप का जो रोल है वो कितना है? 20%। इट इज डायरेक्टली जनरेटेड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि वो उसको यूज करते हुए, एनर्जी को यूज करते हुए फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन भी आयंस को मूव करवाते हैं, जिससे मेंटेन रहती है दोनों साइडों पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। अब इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन अलोन ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब दिस इज कॉल्ड पोटेशियम आयन इम्पोटेंशियल। दो बातें मैंने पीछे डायग्राम में भी बताई थी। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मीन potential on both sides of the membrane becomes equal, becomes at equilibrium stage। कब आएगा? जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो इक्वल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और दोबारा डायग्राम पीछे दिखाता हूँ। दिस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। जब ये दोनों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ये दोनों मिलकर इट बिकम्स द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, कि वो पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम पे रखेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। उसी को दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पोटेशियम आयन और anions they are attractive with each other, negative ion positive ion, but concentration gradient क्या कहता है? concentration gradient कहता है कि ये मूव करेगा from inside to outside, but electrical gradient it move outside to inside। और इन दोनों concentration का जो equal है वो बनेगा हमारा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। अब किसी भी एक आयन के अंदर उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मालूम करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन बताई जाती है। नर्स्ट इक्वेशन है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। कैसे? कि उसके अंदर 61 लॉग -61 log ऑफ concentration of the ion outside and concentration of inside। किसी भी आयंस की कंसंट्रेशन आउटर साइड पर और इनर साइड पर अगर हम उसका माइनस लॉग लें तो जो वैल्यू बनती है वो कहलाती है उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, यानी वो फोर्स जो उसको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पर रखने में चाहिए। तो वो वैल्यू निकल आती है जिसमें वो आयंस, वो एक आयन, वो सिंगल आयन, दे कैन नॉट मूव थ्रू द मेम्ब्रेन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ जाएगा। यानी उसमें उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ये वो वैल्यू दे देगी कि वहां उस चार्ज पर दोनों जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है -61 log फोर कंसंट्रेशन। अभी सिर्फ पोटाशियम की हम बात करेंगे। पोटाशियम आउटसाइड कम है 4 मिलीमोलर, इनर साइड ज्यादा है 140 मिलीमोलर। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा -94 मिली वोल्ट पर सेकेंड। यानी सिर्फ पोटाशियम, एक पोटाशियम आयन की अगर हम बात करें तो पोटाशियम आयन -94 मिली वोल्ट के ऊपर उसकी नेट मूवमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ जाती है। यानी नॉर्मली -94 पर जो नेट मूवमेंट है पोटाशियम आयंस की थ्रू द मेम्ब्रेन वो रुक जाती है, रेस्टिंग कंडीशन में आ जाती है। इसी तरह सोडियम बाहर ज़्यादा है, इनर साइड पे कम है। जब हम उसको लेंगे उसका +61 log और आउटर साइड पे ज़्यादा है 150 मिली मोलर।
और इनर साइड पे कम है 50 मिलीमोलर, जब आंसर निकालेंगे प्लस 61 मिलीमोलर सोडियम का कंसंट्रेशन जो है उस पर नॉर्मल हो जाएगी। अब एक और स्लाइड में दिखाता हूँ, उस पर हम इसको देखते हैं। एक सिंपल सेल बनाया हुआ है, सिंपल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें, सोडियम पोटाशियम पंप एंड सोडियम पोटाशियम लीक चैनल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, पोटाशियम आयंस आर इन मोर कंसंट्रेशन इनर साइड 150 मिलीमोलर per liter inside as compared to the outside 5 millimolar per liter outside। अब क्या करते हैं, लीक चैनल्स, पोटाशियम लीक चैनल्स, वो पोटाशियम आयंस को बाहर की तरफ मूव करवाना शुरू कर देते हैं। दे कैसे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। उस वक्त जब पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करता है, इनर साइड पे एनाइंस प्रोटीन्स वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और इनर साइड पर वो नेगेटिव चार्ज को बनाना शुरू कर देती हैं। और एक खास पॉइंट के ऊपर जब -92 -91 मिली वोल्ट चार्ज बन जाता है, उस स्टेशन या इक्विलिब्रियम पर आ जाती है। कब, जब -92 मिली वोल्ट आता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन आ जाती है कि तब वैल्यू कहाँ पे आती है, 61 लॉग, जनरली 61 भी लिख देते हैं, 61.5 भी, 61 log of concentration of ion outside and concentration of ion inside। किसके लिए, सिंगल चार्ज, अगर किसी सिंगल चार्ज आयन को हमने डिस्कस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है कि 61 log आउटर कंसंट्रेशन ओवर इनर कंसंट्रेशन, ये उस एक के लिए आएगा। और अगर डबल चार्ज वाला जैसे कैल्शियम में 2 चार्ज है, उसमें 30.75 लॉग लेते हैं। लेकिन हमने अभी यहाँ डिस्कस करना है पोटाशियम आयन, सोडियम आयन और प्रोटीन्स को। तो अभी हमें दो ही मेन चीजें हैं इसमें, पोटाशियम आयन 61 लॉग 5 आउटर कंसंट्रेशन है इसकी, 150 मिलीमोलर इनर कंसंट्रेशन है तो इसकी वैल्यू आती है -92 मिलीवोल्ट। इसी तरह सोडियम आयन 61.5 लॉग 142 आउटर साइड, इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, इनर कम है तो नीचे ओवर 10, इनर साइड पे 10 मिलीमोलर पर लीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई, ये एक आयन की वैल्यू निकल आई 92 -92 मिलीवोल्ट पोटाशियम के लिए, 67 मिलीवोल्ट सोडियम के लिए, 123 कैल्शियम के लिए। ये वो वैल्यूज हैं कि जिस वैल्यू के ऊपर, जिस चार्ज के ऊपर जो नेट इसकी मूवमेंट है इस आयन की, पोटाशियम की, -92 पर जीरो हो जाएगी, -67 पर जीरो, इसी तरह इनके ऊपर वो रुक जाएगी। बट पोटाशियम आयन -92 पर इनर साइड पर हायर है, बाहर कम है। पोटाशियम कैल्शियम आयन इनर कम है, बाहर हायर है। सोडियम आयन इनर लो है, बाहर हायर है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो पोटाशियम आयन थ्रू द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जितनी भी मूवमेंट है वो रेस्ट, वो किसकी है, वो पोटाशियम आयन की है। ऑलमोस्ट 90% मूवमेंट जो है वो पोटाशियम, बिकॉज इट इज मोर परमिएबल एज कम्पेयर टू द अदर आयंस। तो पोटाशियम तकरीबन 90% मूवमेंट करता है, 90% बाकियों के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए। कैल्शियम 1%, सोडियम 1% और इसी तरह क्लोरीन 8%। और कोलेक्टिवली अगर हम इन तमाम की बात करेंगे तो फिर हमें एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का टोटल निकल आता है हमारे पास, रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर इन तमाम को हम कैलकुलेट कर दें इकट्ठे। लेकिन हम इनको इकट्ठे कैलकुलेट कब करेंगे, जब हम इनको परसेंटेज के लिहाज से इसकी वैल्यू निकालेंगे कि क्यों पोटाशियम 90% मूवमेंट कर रहा है। तो 90% के लिहाज से हम इसको देखते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर पोटाशियम चूंकि 90% है, इट मींस -92 मिली वोल्ट उसके लिए वो कंडीशन है जहाँ पे वो रेस्टिंग कंडीशन में है, सिर्फ एक आयन के लिए। क्योंकि 90% कर रहा है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 के साथ, -81 मिली वोल्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह कैल्शियम की 1.23, क्योंकि 1% है, हम इसकी जो वैल्यू निकली है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.23। इसी तरह 67.1 के साथ 0.67, -86 जो क्लोरीन की आई है उसको 0.08 के साथ -6। और जब हम इन तमाम को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनती है ऑलमोस्ट -86 मिली वोल्ट। दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर वन मेम्ब्रेन।
कलेक्टिव मेम्ब्रेन यानी तमाम के लिए। और यहाँ पे दूसरा एक फार्मूला है गोल्डमैन इक्वेशन दी उसने, गोल्डमैन साइंटिस्ट तो उसने इक्वेशन दी कि टोटल जनरली सब के लिए निकालने के लिए उसने कहा कि तमाम की कंसंट्रेशन और उसकी परमिएबिलिटी को अगर हम, एक तरीका वो पहला जिसमें हमने उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन और उसकी इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट को आपस में कंपैरिजन करके फिर कलेक्टिव निकाला, और दूसरा आ गया गोल्डमैन इक्वेशन में। वो कह रहा है गोल्डमैन के मुताबिक लॉग ऑफ जो उसका टोटल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इट डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी एंड कंसंट्रेशन। दो चीजें हैं, परमिएबिलिटी कि वो कितना परमिएबल है, और साथ ही उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन उस आउटर साइड पर और इनर साइड के ऊपर। पोटाशियम आयन परमिएबिलिटी और उसकी कंसंट्रेशन, सोडियम आयन उसकी परमिएबिलिटी सोडियम आयन की और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आउटर साइड पर और इनर साइड के ऊपर। सेम इसी तरह क्लोरीन आयन उसकी परमिएबिलिटी और उसकी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इनर साइड पर और आउटर साइड पर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन इक्वेशन, तब भी हमें जो है इसकी वैल्यू का पता चलता है, जो आ जाती है -86 मिली वोल्ट, जिस पर एक रेस्टिंग कंडीशन पर आ जाता है। देयर इज नो नेट चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। अब आ जाता है, वो आ गया मेंटेनिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल बाय सोडियम पोटेशियम पंप। पहले था आयन चैनल्स के अंदर, आयन चैनल्स में वो मूव करवा रहे हैं, और वो जब -86 आ गया, जितनी मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट थी उतनी मूवमेंट इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, तो कलेक्टिवली वो जीरो। अब इसी तरह मेंटेनिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल बाय सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट टू मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, exchange the three sodium ions for two potassium ions. Since more positive ion move outside, so cause the negativity of -4 millivolts inside. अब ये क्या कर रहा है कि सोडियम पोटेशियम पंप अ मेम्ब्रेन एक्सचेंज थ्री सोडियम आयन, वो तीन सोडियम आयंस को अंदर भेज रहा है और पोटेशियम आयंस को, टू पोटेशियम आयंस मूव आउटसाइड, दो को बाहर भेज रहा है। इट मींस कलेक्टिवली वो एक को अंदर, एक चार्ज अंदर इंक्रीज कर रहा है। एक्सचेंज थ्री सोडियम आयंस, तीन सोडियम आयन को फॉर टू पोटेशियम आयंस, उसको मूव करवा रहा है आउटसाइड, बाहर की तरफ, सॉरी लोअर से हायर की तरफ। पोटाशियम आयन बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन में है, सोडियम आयन आर मोर कंसंट्रेशन आउटसाइड। सोडियम पोटाशियम पंप क्या कर रहा है, इनर साइड से सोडियम को लोअर से हायर कंसंट्रेशन की भेज रहा है, तीन को भेज रहा है, और आउटसाइड से पोटाशियम को दो अंदर भेज रहा है, और कलेक्टिवली तीन आयंस बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव दो अंदर आ रहे हैं, और इट मींस इनर साइड बिकमिंग मोर नेगेटिव, और इसको -4 मिली वोल्ट वो नेगेटिव कर रहा है हर एक मूवमेंट के बाद, जब पोटाशियम आयन अंदर और सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं। पीछे हमने कैलकुलेट किया -86, और यहाँ पर -4 मिली वोल्ट का चेंज ले आता है, डिफरेंस ले आता है, जब एक सोडियम आयन एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है और दो पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं, तीन बाहर जा रहे हैं, तो -4 का चेंज आता है। तो इन दोनों दोनों फैक्टर्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू लीक चैनल एंड ड्यू टू पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम पंप कलेक्टिव करेंगे, ये बनता है -90 मिली वोल्ट फॉर अ न्यूरॉन सेल। दिस मीन व्हेन द सेल इज एट रेस्ट इट हैज नेगेटिविटी ऑफ -90 मिली वोल्ट इनसाइड। अब ये अगर चेंज होगा, अगर -90 से -70 की तरफ जा रहा है, इट मीन अंदर वाली साइड ज्यादा नेगेटिव बन रही है, ठीक है। इसी तरह अगर वो ज्यादा पॉजिटिव बन रही है, इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। जब ये वैल्यू -90 किसी नर्व सेल के लिए है, इट इज इन रेस्टिंग कंडीशन, और इसको मेंटेन करवाने में लीक चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स उसको मेंटेन किए हुए हैं। जब ये डाउन होगा यानी पॉजिटिव आयन इंक्रीज करेंगे, वैल्यू 60 -50 की तरफ जा रही है, इट मींस डीपोलराइजेशन हो रही है, पॉजिटिव आयन इज मूविंग इनसाइड, नाउ इट इज नॉट इन एट रेस्ट, charge is moving inside, positive ion is moving inside, negative ion -90 पर अगर ये मेंटेन रहेगा, तो it means there is no net movement of charge, and and the membrane is at rest, it is called resting membrane potential.